सैमसंग A50 चार्जिंग लगाने से चार्जिंग का सिर्फ लोगो आ रहा है और बैटरी फुल करने के बाद जब चेक किए तो इसके अंदर हैंग ऑन लोगो है। तो ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम अपना सीपीयू से आता है और इस फ़ोन के अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो डबल ट्रैकर सीपीयू लगा हुआ है। और ये डबल ट्रैकर सीपीयू नॉर्मल डबल ट्रैकर सीपीयू नहीं है, इसके अंदर सिलेंडर आते हैं। सिलेंडर की जो प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर मैं पूरी आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पतरा रिमूव करूँगा और रिमूव करने के बाद फिर हम रैम रिमूव करेंगे। तो पतरा रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने 250 का टेम्परेचर रखा है और एयर रखा है 0 और साथ में पीपीडी पतरे की बॉर्डर लाइन पे भरना है ताकि पतरा जो है बड़े आसान तरीके से इजीली निकल जाए। इस मॉडल के अंदर ये जितने भी सिलेंडर वाले सीपीयू आते हैं उस मॉडलों के अंदर जब हमें सीपीयू रिबूट करना होता है उस टाइम पे बस सिलेंडर का क्लीनिंग यदि अपना सही हो जाए और उसका डेवलपिंग यदि सही हो तो फ़ोन ऑन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सील को रिमूव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ उस एरिया से हम आईसी ओपनर डालेंगे। सीपीयू और रैम के बीच में एक लाइन मिल जाती है ग्रीन कलर की, यहाँ पे जो अपने को साफ साफ लाइन दिख रही है वो वाली लाइन जो है वहीं से ही अपना आईसी ओपनर जाएगा और रैम रिमूव होगा इस वाली जगह से। जहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ उसी वाली जगह से हमें आईसी ओपनर लगाना, ये वाली जगह से। तो सीपीयू उतारने से पहले हमें सीपीयू के आसपास का जो ग्लू है वो ग्लू को रिमूव करना है। और वैसे ये वाइट पेस्टेड है, सिल्वर पेस्टेड जो आता है वो वाला सीपीयू है। तो आजू बाजू का जो ग्लू होता है कुछ फ़ोनों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ फ़ोनों के अंदर कम रहता है। यदि ज़्यादा ग्लू है तो खास करके बॉर्डर पट्टी के जो कोने वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे हमें अच्छे से ग्लू रिमूव करना है। यदि उसमें थोड़ा बहुत ग्लू रह जाता है तो या तो सीपीयू वहाँ से उठने में दिक्कत देगा या आजू बाजू के जो कंपोनेंट है वो सीपीयू के साथ में आ जाएंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से 250 के टेम्परेचर पे हमें साइड वाले ग्लू को रिमूव करना है और साइड वाला ग्लू जब रिमूव होगा उसके बाद फिर हम रैम को रिमूव करेंगे। रैम को रिमूव करने के लिए मैं टेम्परेचर रखूँगा 360 का और एयर है मेरा 300, सॉरी टेम्परेचर है 360 का और एयर है 60 का। तो यहाँ पे मैं हीट देते हुए सबसे पहले रैम को रिमूव करूँगा। रैम रिमूव करने के बाद फिर हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। तो अपना यहाँ पे रैम जो है वो रिमूव हो चुका है, उसके बाद हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। आईसी ओपनर को धीरे धीरे लगाना है और इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा ओपनर डालते हुए सीपीयू को रिमूव करना है। सीपीयू रिमूव हो गया और यहाँ पे दो कंपोनेंट भी है, कैपेसिटर दो साथ में आए हैं, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर जो है वो रैम की पावर वाली लाइन के अंदर पैरेलल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक साइड पे उसके दूसरे भाई भी अवेलेबल है जो उसका काम कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीपीयू उतारने के बाद सीपीयू का जो बैक साइड वाला हिस्सा है वो बैक साइड वाले हिस्से को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए सबसे पहले इसको लो मेल्ट कर देंगे। फ्लक्स लगा के हम यहाँ पे पीपीडी लेके उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा लो मेल्ट करेंगे और उसके बाद डीसोल्डर चलाएंगे। लो मेल्ट करते समय यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। आप प्रेशर देके भी वैसे ग्लू को रिमूव कर सकते हो, लेकिन चांसेस ये रह जाता है कि आपका जो सीपीयू है उसके जो बॉल है वो आपस में जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमें इसको 0 0 कर देना है और 0 0 करने के बाद फिर हम 16 नंबर की ब्लेड से ग्लू को रिमूव करेंगे। ज़्यादातर टेक्नीशियन इसको, यदि एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसको डीसोल्डर वायर से ही ग्लू को रिमूव कर सकते हो। यदि आप ग्लू डीसोल्डर वायर ज़्यादा देर तक घुमाते रहें बिना एक्सपीरियंस से तो सीपीयू की कुछ लेयर है जो लाइन है वो आपस में जोड़ना चालू हो जाएगी और ख़ास करके जो कोने वाले हिस्से होते हैं वहाँ से हमें ग्लू को अच्छे से साफ़ कर देना है क्योंकि वहाँ पे ध्यान नहीं रहता है, कई बार तो ग्लू रह जाता है फिर डेवलपिंग में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमने सीपीयू का जो ग्लू है वो अच्छे से साफ़ कर दिया है बैक साइड वाला। अब फ्रंट साइड पे जब हम साफ़ करेंगे तो इसके अंदर खास सबसे पहले हम फ्लक्स लगाएंगे, डिसोल्डर वायर का यूज़ नहीं करेंगे। बड़े वाले शोल्डर के अंदर हम पीपीडी ले लेंगे और ये पीपीडी इतना लेंगे कि उसका एक बड़ा सा टप्पा बन जाए और ये बड़ा सा जो टप्पा है वही सीपीयू के साथ अटैच होगा। अपना शोल्डर मशीन जो है सीपीयू के साथ अटैच नहीं होना चाहिए और इसको राउंड राउंड घुमा के हम 2 3 बार इसको घुमा देंगे ताकि इसके अंदर गड्ढे के अंदर जो भी शोल्डर है और थोड़ा बहुत जो ग्लू है वो इसके साथ बाहर आ जाता है। और यहाँ पे जब हम इसको साफ़ करेंगे तो उस टाइम पे अपने पास एयर पंप होना चाहिए। साफ़ करने के बाद आपको एयर पंप घुमाना है और कम से कम 4 5 बार थोड़े कड़क वाले ब्रश से, सादा वाला ब्रश नहीं, नया वाला ब्रश नहीं, पुराना ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा कड़क वाला होना चाहिए। और लास्ट में आपको एयर पंप कंपलसरी घुमाना है ताकि जो भी कचरा है वो आपका बाहर आ जाए।
अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो अपने जो सिलेंडर है वो थोड़े बहुत साफ हुए हैं, ये पूरे के पूरे अभी क्लीन नहीं हुए हैं। तो ये जो सिलेंडर है उसके अंदर एक बड़ा सा सी है और एक छोटा सी होता है, और छोटा जो सी है वो काम के ट्रैक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्लू के साथ इसके अंदर शोल्डर भी है, तो ग्लू को भी हमें साफ करना है और शोल्डर को भी कम करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, वो जो है वो ग्लू है। तो ये हर एक सिलेंडर के अंदर होता है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर का जो ग्लू है उसको हम साफ कर लेते हैं, और ऊपर ऊपर का ग्लू साफ करने के बाद छोटा वाला शोल्डर मशीन को एकदम पतला बनाएंगे। पतला बनाने के बाद गड्ढे के अंदर डाल के शोल्डर को और ग्लू को हम निकालेंगे। तो शोल्डर मशीन जो होता है छोटा वाला वो एकदम पतला होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ वैसे इतना पतला होना चाहिए। यदि इसका जो शोल्डर है उसकी साइज थोड़ी बड़ी है तो सिलेंडर जो है उसके आजू बाजू की जो दीवार है सिरामिक मटेरियल की, वो दीवार जो है वो बड़ी हो जाएगी। यदि बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि डेवलपिंग करते समय इसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर है उसके अंदर जो छोटा सी है वो काम का है, और बड़ा वाला जो सी है सीपीयू के अंदर वो पूरा का पूरा ग्राउंड है। तो जो मेन चीज़ है छोटे वाले सी को अच्छे से साफ करना है वैसे। अब इसको जब आप सीपीयू को क्रॉस करके रखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कहाँ पे बड़े टप्पे रहे, यानी कि हम जब उसको पहले 00 किए थे उसमें से कुछ टप्पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे अब छोटे वाले शोल्डर के अंदर हम थोड़ा सा पीपीडी लेंगे, और पीपीडी लेके अब जितने भी सिलेंडर है उसके अंदर धीरे धीरे एक एक करके हम इसको साफ करेंगे। अब ये साफ करते समय बस आपका शोल्डर मशीन जो है वो एकदम पतला होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी बड़ा है तो सिलेंडर जो है वो बड़ा हो जाएगा, फिर आगे चल के डेवलपिंग में बहुत दिक्कत देगा। तो एक एक करके ये साफ करेंगे, और ये साफ करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। आप 5 मिनट के अंदर ये सिलेंडर को साफ कर सकते हो। यदि आपके पास प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के बिना इतना जल्दी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक एक सिलेंडर के अंदर जो भी बॉल्स है उस बॉल्स को पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर इसको अच्छे से वापस ब्रश से साफ करेंगे। और इसको क्रॉस करके रखना है सीपीयू को, तो आपको माइक्रोस्कोप पे अच्छे से दिखेगा कि आपको कौन से वाले सिलेंडर के अंदर सोल्डर मशीन को जाने देना है। यदि क्रॉस नहीं रखा है तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि कौन सा वाला ट्रैक बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ दिखता ही भी है, जहाँ जहाँ मेरा सोल्डर मशीन चल रहा है उस वाली जगह से सोल्डर जो है वो गायब हो रहा है, यानी कि जो सोल्डर है उसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एक ट्रैक को ही ऐसे ही साफ करना है। अब बस कुछ इससे बाकी है, बाकी पूरा अपना जो क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हमें वापस इसको ब्रश लेके अच्छे से साफ करना है। और जब इसको साफ करो उस टाइम पे थिनर जो आप यूज़ करते हो वो ज़्यादा यूज़ करो, और थोड़ा कड़क वाले ब्रश का यूज़ करो। और जितना आप देर, यानी कि एक बार साफ किया तो मतलब सही नहीं, आप इसको 5-7 बार ऐसे साफ कर दो। साफ करने के बाद फिर आप जो एयर पंप है उससे जो इसका ग्लू है, सॉरी उसका जो थिनर है वो थिनर को हम साफ करेंगे, ताकि कचरा जो है वो उसके साथ थिनर के साथ बाहर आ जाए। यदि आप ये एयर पंप नहीं मारते हो तो फिर साफ सफाई इतनी अच्छी होगी नहीं। यहाँ पे आप देख देख सकते हो जो सिलेंडर है वो अपने बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुके हैं, एकदम साफ हो चुके हैं। तो अब इसके बाद जब हम इसको डेवलप करेंगे तो कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने भी बहुत 4-5 बार इसको साफ किया है ब्रश से, और उसके बाद जाके आप जब देखोगे तो एकदम नीट एंड क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम पीपीडी लेंगे, और पीपीडी जो है वो अपनी ड्राई करते समय ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना कर दे, थोड़ी बहुत इसके अंदर लिक्विड बचना चाहिए। यदि लिक्विड वाली है तो ही इस गड्ढे के अंदर जाएगी, यदि पूरी ड्राई है तो अच्छे से जाएगी नहीं। तो यहाँ पे हम प्रेशर देते हुए पीपीडी फिलअप करेंगे। पीपीडी फिलअप करने के बाद कपड़े के टिश्यू से इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद 250 के टेम्परेचर पे एयर रहेगा 0, हीट देते हुए ये जो टप्पे है गड्ढे है उसको हमें बनाने हैं।
टप्पे का जब आप बनाओ तब सीपीयू के बॉर्डर पट्टी पे थोड़ा बहुत जो पीपीडी है वो रह जाता है, तो उसको पहले साफ कर लेना है और टिश्यू पेपर के ऊपर सीपीयू को रखना है और उसके ऊपर हल्के हाथों से ट्वीज़र रख देना है। तो यहाँ पे मैंने ट्वीज़र रख दिया और मैं अभी हीट दे रहा हूँ। हीट किसी एक कोने से देना है और एसएमटी अपनी दूर रहनी चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने को नज़दीक लेके जाना है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो अपना जो रिबोलिंग है वो एकदम परफेक्ट सही तरीके से हो चुका है। अब ये वाला हिस्सा जब रिवोल्व हो जाए उसके बाद हमें सीपीयू का जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसको रिवोल्व करना है। सीपीयू के बैक साइड वाले हिस्से को रिवोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पीपीडी यूज़ करेंगे 183 का, और उसमें भी जो यूज़ किया था वो 183 का ही यूज़ किया था। इसके अंदर सीपीयू पेस्टेड था तो ब्लैक टप्पे इसके अंदर थोड़े बहुत रहेंगे, तो इसको सिल्वर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डेवलपिंग कर लो तो भी चल जाएगा। फ्लक्स लगा के आप हीट मार दो लास्ट में तो टप्पे अटैच हो जाते हैं। और सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद हमने यहाँ पे रैम को भी रिवॉल्व कर दिया है, और रैम रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो मदरबोर्ड है उसको सबसे पहले लो मेल्ट किया है और उसके बाद डिसोल्डर वायर और बड़े सोल्डर मशीन का यूज़ करके हम 0-0 करेंगे। और 0-0 करने के बाद यदि ग्लू बचता है तो 16 नंबर की ब्लेड से हटाएंगे, और ग्लू साफ करने के बाद फिर हमें सीपीयू को बिठाना है। तो यहाँ पे जो है अपना मदरबोर्ड सही हो गया है और मैं सीपीयू को बिठा रहा हूँ। सीपीयू को बिठाने के बाद यूएसबी के अंदर ये 0.1 पावर लेना चाहिए और डीसी मशीन के अंदर 100 से 150 के आसपास का बूटिंग लेना चाहिए। यहाँ पे 0.1 का पावर ले रहा है। अब मैं डीसी मशीन में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 117 120 के आसपास का पावर ले रहा है। और जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो यूएसबी डिवाइस की एरर आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आपका जो सीपीयू है वो परफेक्ट लग गया है। मैंने यहाँ पे 3 तरीके से चेक किया है, आप सिर्फ 2 तरीके से भी चेक कर सकते हो। आप एक यूएसबी लगा के देख लो और उसके बाद डीसी पे बूट चेक कर लो। डीसी पे यदि 100 से 150 के बीच में आ जाता है तो फिर आप रैम को बिठा सकते हो। रैम बिठाने के लिए सेम रहेगा टेम्परेचर 360 का ही। तो यहाँ पे मैंने फ्लक्स लगा के रैम का अलाइनमेंट लिया है और उसके बाद हम हीट देंगे। वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम जो है अभी रैम बिठा रहे हैं, और रैम बिठाते समय अपने को रैम को टच नहीं करना है, ऐसे ही ऊपर से सिर्फ हीट देना है। जब लगे कि भाई सारे बॉल जो है वो मेल्ट हो गए तो उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि सीपीयू और रैम का जो कम्युनिकेशन है वो सही से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू और रैम जो है वो एकदम अच्छे से चिपक गए। तो यदि आपका रैम बिठाया और उसके बाद भी उसका ओके बूटी रहता है 120 का और आपका फ़ोन चालू नहीं होता है तो जो छोटा वाला सी है उस जगह पे 300 का टेम्परेचर देके आप सिर्फ रैम को ट्वीज़र से दबा के भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो फ़ोन है उसके अंदर चार्जिंग का टेम्परेचर आ चुका है जो पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अब हम ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हैं तो हमारा जो फ़ोन है अभी बूटिंग हो रहा है। यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो गया है, चालू हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।